हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था सिंकिंग फंड। वो था सिंकिंग फंड। ठीक है। तो सिंकिंग फंड आपने देख लिया था एस इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n−1। यहाँ पे आई क्या है? कैपिटल आई का मतलब है एनुअल सिंकिंग फंड। एनुअल सिंकिंग फंड। एस क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ फंड। टोटल अमाउंट ऑफ फंड जो आपको इकट्ठा करना है, ये टोटल, या फिर इसको सिंकिंग फंड बोल दो। टोटल जो सिंकिंग फंड है वो है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है या सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ है तो उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, उतना सिंकिंग फंड आपको कलेक्ट करना होता है। आई होता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स। एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने दिन में वो अमाउंट आपको इकट्ठा करना है। तो ये चीज़ तो हम पहले देख चुके हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, मान के चलिए, सिंकिंग फंड से। तो क्वेश्चन दिया है, अ पंपिंग सेट विद अ मोटर, अ पंपिंग सेट with a motor has been installed in a building, has been installed in a building, in a building at a cost of, at a cost of 2500, assuming the life of pump, assuming the life of pump as 15 years, as 15 years, work out the amount of annual installment, work out the amount of annual installment, annual installment of sinking fund, of sinking fund required to be deposited, required to be deposited to accumulate the whole amount, to accumulate the whole amount at 4% compounding rate of interest, compounding rate of इंटरेस्ट। क्लियर है? तो कहा क्या इसने, वो देखिए पहले, कि कोई पंपिंग सेट है जिसका कीमत है 2500 रुपये, जिसका कीमत 2500 रुपये है, और उस पंप की लाइफ है 15 साल। इसमें ना तो कोई सेल्वेज वैल्यू ना कोई स्क्रैप वैल्यू के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आपको जितना अमाउंट इकट्ठा करना होगा वो पूरे का पूरा कितना होगा? 2500 ही होगा। तो जो सिंकिंग फंड का अमाउंट लेंगे हम, वो सिंकिंग फंड का अमाउंट आप 2500 रुपये ही लोगे। अगर इसमें कोई सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दिया होता इसका तो उसको माइनस कर देते। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ गिवन है आपको। सिंकिंग फंड दिया हुआ है, एक तो सिंकिंग फंड दिया हुआ है 2500 रुपीज़।
इसके अलावा आपको n के वैल्यू दिए हुए नंबर ऑफ ईयर्स 15 और i का वैल्यू दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला लिखिए i इज इक्वल टू एस इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, आंसर आ जाएगा। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट i इक्वल्स टू एस का वैल्यू कितना 2500, आई का वैल्यू 4% है, 4% का मतलब 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 की पावर 15 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा 125। तो ये आंसर आ जाएगा 125। तो अगर आप 125 रुपये जमा करते हो हर साल के, तो 15 साल में इस 125 का विद कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, वो पैसा कितना हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। तो आपको एनुअल इसका 125 रुपये जमा करना है। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखिए। An old building has been purchased. An old building has been purchased. Has been purchased by a person. By a person at a cost of 30,000. 30,000 excluding the cost of land. Excluding the cost of land. Calculate the amount of annual sinking fund. Calculate the amount of annual sinking fund. Annual sinking fund at 4% interest. 4% interest. Assuming the future life of building as. Assuming the future life of building as 20 years, and the scrap value of building as, and scrap value of building as 10% of the cost of purchase. 10% of the cost of purchase. ठीक है, ये काम करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा है इसने कि कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी है 30,000 रुपये में एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। तो कॉस्ट ऑफ लैंड से हमारा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग को रिप्लेस करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, लैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। कल कोई बिल्डिंग अगर ख़त्म हो जाएगी, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो इस बिल्डिंग को आपको वापस बनाना है, और उसके लिए कितने पैसे चाहिए तुमको 30,000 रुपये चाहिए। तुम्हारे पास टाइम कितना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आई का वैल्यू हो जाएगा। एज्यूमिंग द फ्यूचर लाइफ ऑफ बिल्डिंग 20 साल, मतलब तुमको ये पैसा 20 साल में इकट्ठा करना है। आपने पुरानी बिल्डिंग खरीदी, हमको नहीं पता इसका डिजाइन पीरियड कितना है, लेकिन तुमने खरीदी, उसके बाद एक्सपेक्टेड लाइफ उसका 20 साल है, कि 20 साल के बाद आपको नहीं बनानी पड़ेगी। एंड द स्क्रैप वैल्यू बिल्डिंग एज 10% ऑफ परचेजिंग कॉस्ट,
तो तुम्हें टोटल अमाउंट इकट्ठा करना है 30,000, लेकिन ये कह रहा है कि उस 30,000 में से स्क्रैप वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 10% मिल जाएगा। तो 10% कितना हुआ 30,000 का, 3,000। तो 3,000 हटा के कितना बचा, 27,000। उस 27,000 को आपको 20 साल में इकट्ठा करना। क्लियर? तो पहले तो स्क्रैप वैल्यू लिख लो, कितना आएगा इसका, स्क्रैप वैल्यू तो हो जाएगा 10% ऑफ परचेजिंग कॉस्ट, तो ये हो गया 3,000। तो टोटल सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड, क्योंकि टोटल पैसे चाहिए 30,000, 30,000 में से 3,000 का जुगाड़ तो हो गया है, कितना बचा, 30,000 माइनस 3,000, इतना पैसा आपको चाहिए। कितने दिन में चाहिए, 20 साल में इकट्ठा करना है, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो आप, एस आई डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n−1। देखिए ज़्यादातर चांस तो ये होते हैं कि ये फॉर्मूला पूछा जाए, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू जब पुट करते हैं तो आजकल कैल से तो मिलता नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। इसलिए मेजर चांस ये होती है कि ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, या इस तरीके की कैलकुलेशन दी जा सकती है जो आसानी से सॉल्व हो जाए बिना कैलकुलेटर के। तो आई का वैल्यू हो जाएगा एस 27,000 इंटू आई का वैल्यू 0.04 डिवाइडेड बाय 1 + 0.04 की पावर 20 - 1, और इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 907.20, 907.20। इतने रुपए आपको हर साल इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये पैसा कितना हो जाएगा 20 साल में, 27,000 हो जाएगा, क्योंकि 3,000 तो आपको स्क्रैप से मिल जाएंगे। क्लियर? तो इसी के साथ सिंकिंग फंड तो समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेप्रीशिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेप्रीशिएशन, ठीक है। डेप्रीशिएशन को हिंदी में बोलो तो हास होता है, मतलब कि आपने कोई चीज परचेज करी और टाइम के साथ उसकी कीमत में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए ये अलग अलग हो सकती है, ये टाइम के हिसाब से वेरी कर सकती है, ये मटेरियल के हिसाब से वेरी कर सकती है, स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी, आज वो बाइक 1 लाख रुपए की खरीदी सपोज। अगर 5 साल के बाद इस बाइक को बेचोगे आप, तो 5 साल के बाद ये बाइक 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। सपोज करिए कि 5 साल के बाद वो बाइक बिकती है 50,000 की। तो ये जो रेट में कमी आई इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमसे ये पूछेगा कि इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, और अलग अलग तरीकों से डेप्रिसिएशन की रेट क्या हो सकती है, कि 1 लाख की चीज़ जब 5 साल के बाद 50,000 की बिकती है तो किस रेट से डेप्रिसिएशन हुआ इसका। इसके हमारे पास अलग अलग मेथड हैं, उन अलग अलग तरीकों से हम डेप्रिसिएशन की रेट पता करते हैं। एग्जाम में आपसे डेप्रिसिएशन की रेट पूछी जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नई बाइक की कीमत 1 लाख थी तो ये 50,000 क्यों हो गई, क्योंकि बाइक पुरानी भी हुआ, वियर एंड ट्रे भी हुआ, ऑब्सोलेंस भी हुआ, तो इन सारे चीज़ों की वजह से इसकी कीमत में कमी आती है। ये तो बाइक का एग्जाम्पल है। अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, लैंड की कॉस्ट को अगर हटा दें, तो अगर लैंड की कॉस्ट को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है तो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि डिके होगा, वियर एंड टियर होगा, ऑब्सोलेट होगा, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ डाउन होती चली जाएगी, उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होगा, इट मे बी डिफाइंड एज डिक्रीज इन लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू
ड्यू टू structural deterioration, structural deterioration, यूज, इसके अलावा वियर, वियर एंड टीयर, डिके, डिके एटसेट्रा। अगर आपने किसी चीज़ को काम में लिया है, काम लेके बेचोगे तो भी उसकी उतनी कीमत नहीं मिलती है। आपने काम लिया है इस वजह से भी उसकी डिप्रिशिएट हो जाता है वैल्यू, या वियर एंड टीयर की वजह से डिप्रिशिएट हो जाता है, या डिके हो गया, स्ट्रक्चरल यूज उसका कर लिया आपने, ठीक है, या ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेट मान लीजिए हो गया, ऑब्सोलेशन। इन सारी चीज़ों से किसी भी चीज़ की कीमत में कमी आती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके मेथड्स, इंपॉर्टेंट है इसके मेथड्स, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन के चार मेथड है हमारे पास। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एंड फोर्थ वन इज क्वांटिटिव सर्वे मेथड या क्वांटिटी सर्वे मेथड। ये चार तरीके हैं। अब इन चारों तरीकों से कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, मान लो सबसे पहले इन चारों में से अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को कंसीडर करूं, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि बाइक तो मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी, हो गया क्या 1 लाख, अब हुआ, और इस बाइक को 5 साल में आपने 50,000 का बेचा, तो ये जो डेप्रीशिएशन हुआ, ये जो डेप्रीशिएशन हुआ 50,000 का, ये डेप्रीशिएशन क्या मानेंगे हम कि लीनियर है, ये डेप्रीशिएशन कांस्टेंट है, ये डेप्रीशिएशन हर साल बराबर बराबर हुआ है। तो जो 50,000 का डेप्रीशिएशन हुआ वो कितने दिन में हुआ, 5 साल में हुआ। तो डेप्रीशिएशन पर ईयर कितना हुआ, डेप्रीशिएशन पर ईयर कितना हुआ, 50,000 बाय 5, तो 10,000 रुपये का डेप्रीशिएशन हुआ हर साल, मतलब हर साल कितना, 10% का डेप्रीशिएशन हुआ, हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डेप्रीशिएशन हुआ। ये तो एक बाइक का एग्जांपल है। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग है, अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना भी होगा, उस बिल्डिंग का कॉस्ट मान लीजिए सी है, इस बिल्डिंग का ओरिजिनल कॉस्ट सी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ, आफ्टर कंप्लीशन इस बिल्डिंग की क्या कीमत बचती है, कंप्लीट होने के बाद, इसकी लाइफ खत्म होने के बाद इसकी कीमत क्या बचती है, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू। तो आज की तारीख में मान लीजिए इसका कॉस्ट 50 लाख रुपए है और इसका स्क्रैप वैल्यू आपको 10% मिलेगा, मतलब 5 लाख रुपए स्क्रैप मिल जाएगा मान लीजिए। तो लॉस कितने का हुआ, ये लॉस हुआ 45 लाख का। ये आपको जो डिप्रिशिएट हुआ वैल्यू वो 45 लाख रुपए डिप्रिशिएट हुआ। कितने दिन में डिप्रिशिएट हुआ ये, जितना इसका डिजाइन पीरियड है, जैसे मान लीजिए 45 साल है, इसका डिजाइन पीरियड 45 साल है, तो 45 साल 45 लाख रुपए कितने दिन में डिप्रिशिएट किए, 45 ईयर्स। मतलब इस मेथड में ये जो किया जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम अमाउंट का होता है या हर साल ओरिजिनल कॉस्ट का सेम परसेंटेज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट का सेम परसेंटेज। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 10%, तो 10% इस ओरिजिनल कॉस्ट का है, वो ऐसा नहीं होगा कि 10% हो गया फिर दूसरे साल का 10%, फिर तीसरे साल का 10%, फिर चौथे साल का 10%, वो दूसरा मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज
या फिर हर साल फिक्स अमाउंट से कोई भी चीज़ डिप्रिशिएट कर रही है, उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है? ये चीज़ आसानी से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन के रूप में लिखें, इन दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट in this method it is assumed that the property loses its value by the same amount every year, by the same amount every year। ठीक है, तो अगर मैं डेप्रीशिएशन को लिखूं डी, एनुअल डेप्रीशिएशन, अगर मैं लिखूं एनुअल डेप्रीशिएशन को डी से लिखें तो डी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डी यहाँ पे एनुअल डेप्रीशिएशन है, सी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट, एस का मतलब है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा जो मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। देखिए कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी हर साल कांस्टेंट परसेंटेज से डिप्रिशिएट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, तो एक साल में अगर ये 10% डिप्रिशिएट किया तो वो हर साल 10% ही डिप्रिशिएट करेगा, हर साल 10% डिप्रिशिएट करेगा। तो 1 लाख की चीज अगर एक साल में 10% डिप्रिशिएट किया तो 10% मतलब 10,000, कितने का बचा? वो बचा 90,000 का। तो डेप्रीशिएशन अलाउ कर दिया, इसमें आपने अप्लाई कर दिया। तो डेप्रीशिएशन, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि डेप्रीशिएशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो क्या होती है? बुक वैल्यू होती है। तो ये हो गया इसका बुक वैल्यू, ये क्या हो गया? बुक वैल्यू। अब दूसरे साल क्या हुआ? 10% वापस डिप्रिशिएट किया, लेकिन इस वाले अमाउंट का नहीं, इस अमाउंट का 10%। तो इस अमाउंट का 10% क्या हुआ? 9,000। अब इसमें से 9,000 कम करोगे तो कितना बचा? 81,000। ये भी बुक वैल्यू हो गई, दूसरे साल का बुक वैल्यू ये हो गया। फिर आगे 10% डिप्रिशिएट करेगा, मतलब कितना? 8100। इसको माइनस कर दो इसमें से, तो जो बचेगा वो बुक वैल्यू हो जाएगी। तो यहां क्या हुआ कि हर साल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बराबर है। पिछले वाले मेथड में भी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बराबर कब कह सकते थे? इस अमाउंट का, ओरिजिनल अमाउंट का अगर परसेंटेज निकालोगे तो सेम रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बुक वैल्यू का डेप्रीशिएशन सेम होगा, बुक वैल्यू सेम परसेंटेज से डेप्रीशिएट करेगी। इतना फर्क है दोनों में। क्लियर? इतना फर्क है दोनों में। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एक, उस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो इस तरह से किया जा सकता है। इन दिस मेथड, ये तरीके हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के। इन दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट property will lose its value, property will lose its value by a constant percentage, by a constant percentage। ठीक है, इस मेथड का दूसरा नाम भी है, it is also known as
डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसका दूसरा नाम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है D इज इक्वल टू 1 माइनस एस बाय सी की पावर 1 बाय n। ठीक है, सारी चीजें, D का मतलब डेप्रिसिएशन, C का मतलब कॉस्ट, इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या करते हैं कि आपके पास कोई 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और इस 1 लाख रुपए को इकट्ठा करने के लिए आप 1,000 रुपए पर ईयर का सिंकिंग फंड जोड़ते जाते हो। तो इसमें क्या करना है, जो डेप्रीशिएशन लेना है वो कितना लेना है कि इस कैपिटल कॉस्ट में से माइनस ये सिंकिंग फंड, माइनस सिंकिंग फंड, और इस सिंकिंग फंड पे कितना ब्याज मिल रहा है वो। जैसे मान लीजिए पहले साल में तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं। अगर हम बात करते हैं, आज कितनी तारीख है, जैसे 23 तारीख है मान लीजिए, 23 जुलाई 2020, हमारे पास प्रॉपर्टी की रेट 1 लाख रुपए है और आपने सिंकिंग फंड कितना ले लिया, 1,000 रुपये। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 99,000। ये इसकी बुक वैल्यू है, ये इसकी बुक वैल्यू है। अब आज तो इस 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा नहीं आपको। जब आप अगले साल पे जाओगे, जब आप 2021 पे जाओगे, तो 2021 में जाने के लिए आपको सिंकिंग फंड की एक किस्त और भरनी पड़ेगी 1,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,000, लेकिन इस 1,000 का ब्याज भी तो जुड़ेगा ना, इस 1,000 का ब्याज भी जुड़ेगा 1 साल का। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 2,000। 2,000 तो प्रिंसिपल हो गया, प्लस इसका इंटरेस्ट मान लीजिए जैसे 100 रुपये, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये। तो कितना डिप्रिसिएशन हो गया, 2,100 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। अब मान लीजिए और आगे चले आप 2022 में, तो 2022 में आपको एक किस्त और भरनी पड़ेगी सिंकिंग फंड की 1,000 रुपये की। तो कितना हो गया, 2,100 प्लस 1,000, 3,100। लेकिन इस 2,100 का ब्याज भी होगा 1 महीने का। इस तरह से सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट वो दोनों कैपिटल कॉस्ट में से डिडक्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं फिर बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू मिलती कैसे है, जब आप इस डेप्रिसिएशन को अप्लाई कर देते हो जब। क्लियर। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो हमको, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड the depreciation of property, the depreciation of property is assumed to be, is assumed to be equal to sinking fund, equal to sinking fund plus the interest, plus the interest on sinking fund, plus the interest on sinking fund। ठीक है। अगर एक टेबुलर फॉर्म में देखें इसको, अगर एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं मान लीजिए, तो देखिए क्या होगा। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, एट द एंड ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन पर ईयर या डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, इधर लिख देते हैं टोटल डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन, और यहाँ लिख देते हैं बुक वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, इससे समझना आसान रहेगा।
अगर पहली साल का देखें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आपने पहले साल जमा किया सिंकिंग फंड, मान लीजिए ए, सिंकिंग फंड अगर पहले साल ए जमा किया तो टोटल डेप्रिसिएशन भी ए ही होगा, क्योंकि अभी इस पर ब्याज मिलेगा, एक साल हो जाएगी पूरी तब इस पर ब्याज ऐड किया जाएगा। तो बुक वैल्यू कितनी हुई, टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू को कैसे लिखते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अभी टोटल डेप्रिसिएशन ए है। अब जब हम सेकेंड ईयर पे जाएंगे जब आप सेकेंड ईयर पे जाओगे तो एक तो आपको सिंकिंग फंड ऐड करना होगा, एक तो आपको सिंकिंग फंड ऐड करना होगा दूसरी साल का, वो इतना अमाउंट होगा ए, क्योंकि सिंकिंग फंड का वैल्यू तो सेम है, तो जितना सिंकिंग फंड ए यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना ही तीसरे साल होगा, उतना ही चौथे साल होगा। लेकिन इस ए के साथ ये जो ए पिछले साल जमा किया था सिंकिंग फंड आपने, उसका कुछ ब्याज मिलेगा, स्मॉल ए मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है। तो अब दूसरी साल तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, एक ए ये, एक ए ये और एक ए ये, मतलब ये तो क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ कैपिटल ए, और ये इसका ब्याज हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2a प्लस ए, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2a प्लस ए। ठीक है, ये फिर इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको बी कह दिया तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस बी। अब बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, सी माइनस 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अब अगर तीसरे साल में चलोगे आप तो तीसरे साल में ये जो टोटल अमाउंट है कौन सा, ये 2a प्लस बी, ये जो टोटल अमाउंट है 2a प्लस बी, इस पे कुछ ब्याज मिलेगा, इस पे कुछ ब्याज मिलेगा इस टोटल अमाउंट पे, क्योंकि ये टोटल अमाउंट ये वाला बचा और इसका ब्याज मिलता है आपको मान लीजिए सी। और आप किस्त कितनी जमा कराओगे, ए जमा कराओगे, सॉरी इसका ब्याज मिलता है आपको सी। एक तुम्हारे पास बी ब्याज पहले से चलता आ रहा है, ये जो इंटरेस्ट है पहले से चलता आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3a प्लस बी प्लस सी। तो अब इसका बुक वैल्यू हो जाएगा सी माइनस 3a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट चलोगे फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में वापस आपको सिंकिंग फंड लेना पड़ेगा ए, और उसका ब्याज पिछले वाले का ब्याज कितना मिला डी, और एक ब्याज पहले से है बी और सी, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब आपको ब्याज को भी ऐड करते चलना है, वो भी टोटल डिप्रिसिएशन में आएगा। तो यहाँ पे इसका बुक वैल्यू हो जाएगा सी माइनस 4a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये वाला जो अमाउंट है ये तो है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है आपका बुक वैल्यू। लास्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का क्वांटिटी सर्वे मेथड। देखिए क्वांटिटी सर्वे मेथड में इस तरीके का कोई प्रोसीजर नहीं है कि क्वांटिटी सर्वे मेथड में आपको वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है। जो सर्वेयर होता है वो सर्वेयर खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू बताता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर्वेयर। इसमें किसी तरीके का मेथड नहीं है, जो सर्वेयर होता है वो खुद के एक्सपीरियंस से पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू बताता है। तो ये अलग अलग मेथड थे डेप्रिसिएशन के, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ वैल्यूएशन चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।